हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय अखंड प्रताप। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। नाउन हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। 17 लेक्चर नाउन में हुए हैं। आप लोग नाउन देखेंगे तो बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। 101% कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। नहीं मिला तो फिर आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो भी सकता है, आप हो सकते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो बात नहीं है। लेकिन आप एक बार देखिएगा, शायद आपको कुछ नया मिले सीखने को। और देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं। ये मेरा आज 25वां लेक्चर है, मतलब कि 7 लेक्चर हो चुके हैं प्रोनाउन में। 8वां लेक्चर ये प्रोनाउन का है। तो हम लोग प्रोनाउन कंटिन्यू करेंगे। प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। प्रोनाउन में अभी हम लोग पिछली क्लास में देखा था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। प्रोनाउन से हट के एक एडिशनल बात सीखी थी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये तो हम लोग के हर लेक्चर में एक तरीके से रह रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल आपको बताता रहता हूँ। जैसे कि पजेसिव प्रोनाउन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पर पजेसिव एडजेक्टिव जान चुके हैं कि क्या होता है। आप लोग को पता होगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है ये भी कुछ हद तक, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, मेनी मच का यूज कहाँ होता है, फ्यू लिटिल का यूज कहाँ होता है, ये सब आप लोगों को एडिशनल तौर पे पता है, बल्कि ये नाउन और प्रोनाउन की बात नहीं है। तो हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। और प्रोनाउन में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट, एक अलग सी चीज़ समझी थी कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जो वर्ड किसी भी तरीके से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की व्याख्या करता है उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है, इफेक्ट जो करता है, जिस सब्जेक्ट का एक्शन जिसको इफेक्ट करता है वही कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था कि लेट के बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, न कि सब्जेक्टिव केस में। कैसे कि लेट मी प्ले क्रिकेट होगा, लेट आई प्ले क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेट मी प्ले क्रिकेट होता है। और ये ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि ये लोग बोलते रहते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट या फिर लेट्स गो। तो ये जब बोलते रहते हैं तो अस वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस लेट के बाद जो यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। फिर हमने देखा था कि टू बी मतलब कि क्रिया के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जब पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अगर नहीं बात समझ में आई है तो इसका मतलब ये है कि इट इज के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, ये जो इट इज़, फिर उसके बाद कोई कंजंक्शन लग के आगे बात है, तो वहाँ पे जब ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर आए तो वहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन इट इज के बाद यूज होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन की आगे की चीज़ें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसेज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, मैं आप लोगों को, आप लोग मेरी वीडियो 24 वीडियो आप लोगों ने देख डाली होगी, मतलब कि 2 दर्जन वीडियो मैंने अभी तक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। आप उन 24 वीडियो में जाइए, देखिए। मैंने कभी भी आप लोगों को शुरू में या फिर पढ़ाते हुए बीच में कभी भी आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए नहीं बोलाऊंगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं उसी में खो जाता हूं। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, मुझे अच्छा लगता है कि यार मतलब मेरा भी रिवाइज हो रहा है, मेरे बच्चों को बता रहा हूं, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो मुझसे कुछ सीख रहे हैं, गलत ना जानकारी ले पाएँ। तो मैं जब आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। मुझे लगता है कि कहीं छोटी सी भी चीज़ है जो बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, अगर जो मैं अपने आप को बिगिनर के रूप में रख के देखता हूँ तो कुछ चीज़ें हो सकती है न समझ में आएगी, तो मैं उस पर ज़्यादा फोर्स करके समझाता हूँ। इसलिए मैं कभी कभी ऐसा होता है कि लंबी क्लास चली जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कभी भी वीडियो में, कभी भी पढ़ाते हुए या शुरू में आके लाइक सब्सक्राइब शेयर करने को नहीं बुलाऊंगा। अदर टीचर्स की जो आते ही कहते हैं भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करो तभी हम पढ़ाएंगे, इतने लाइक हो जाने चाहिए, इतने शेयर हो जाने चाहिए, इसके आगे लेक्चर तभी पड़ेगा जब हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ऐसा मेरा कुछ फंडा नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा। और वीडियो मतलब क्लास लेते समय भी बीच में कुछ नहीं कहता हूँ। कब कहता हूँ? जब मैं ख़त्म कर देता हूँ क्लास, और तब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और थैंक यू बोल के क्लास ख़त्म कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं करता हूँ। पर होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसको धक्का देना पड़ता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को अगर जो अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज कन्वे कर रहा हूँ, तो बच्चे देख के कि यार हाँ अच्छा सर अच्छा पढ़ा रहा है, लाइक कर देते, सब्सक्राइब कर देते हैं और इसे पढ़ते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहना पड़ता है भैया लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। तब वो करते हैं कि हाँ चलो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं, अच्छा ये भी करना है। उनको तब लगता है, उनको वो महसूस होता है
सरप्राइज, अच्छा ये भी करना है, लो भैया लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो आप लोग उनको धक्का प्लेट वाली गाड़ियों की तरह नहीं, मुझे ऐसा लगता है, पर मेरा जो सब्सक्राइबर का जो ग्रोथ रेट है, सब्सक्रिप्शन का ग्रोथ रेट है, फिर जो लाइक का ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही धीमा हो रहा है। ऐसा नहीं वीडियो नहीं देखे जा रहे, वीडियो देख रहे हैं बच्चे, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर जो सब्सक्राइब करने वाले हैं वो बहुत कम है, ठीक है। तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि हाँ सर आपकी वीडियो ज़्यादा फेमस हो रही है, ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसको, आप लोग से ज़्यादा लोग समझ रहे हैं, आपकी टीचिंग की वजह से कई लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ीस तो ले नहीं रहा हूँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपकी वीडियो के नीचे कोई पट्टी चल रही हो कि ये अकाउंट नंबर है या UPI ID है, आप इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ये परमानेंट नहीं है, ये जो मेरा जो मैं आज टीचिंग कर रहा हूँ ये मेरा परमानेंट नहीं है। कल को मेरी कहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी तो मैं ये चीज़ें छोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन वीडियो नहीं कभी डिलीट करने वाला हूँ। ये मैं पूरा का पूरा नाउन कंप्लीट, पूरा का पूरा नाउन प्रोनाउन जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पूरी ग्रामर आपको कंप्लीट करके दे के जाऊँगा, ताकि जो गरीब बच्चे हैं या फिर मतलब देखो आजकल तो एक चीज़ ये भी गलत हो गया है कि गरीब बच्चों के नाम पे बहुत बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं वो नहीं कहूँगा, बस ये है कि कोई भी रहे पढ़ ले, ठीक है। तो बहुत हो गई लेक्चरबाजी, आज के लिए बस इतना ही लेक्चरबाजी रखते हैं। अब आप लोग को बस जो करना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसके आगे भगवान मालिक है, वही आपको समझा सकता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में हम लोगों ने लेट का यूज़, लेट के बाद जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका कैसे यूज करते हैं वो हमने समझ रखा था। नेक्स्ट रूल आप लोग पहले लिखिए, फिर उसको हम समझा देते हैं। नेक्स्ट रूल लिखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के लिए सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस में वन, पजेसिव केस में वंस, वंस में एपोस्ट्रोफी एस है, पजेसिव केस में वंस तथा रिफ्लेक्सिव केस में वन सेल्फ, तथा रिफ्लेक्सिव केस में वन सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग किया जाना चाहिए, का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए कभी भी, इसके लिए कभी भी, इसके लिए कभी भी ही, हिम, हिज, ही, हिम, हिज तथा हिमसेल्फ का प्रयोग, तथा हिमसेल्फ का प्रयोग वाक्य में नहीं करना चाहिए, वाक्य में नहीं करना चाहिए, वाक्य में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब आप ये जब वीडियो पढ़ रहे हैं, आपने अगर जो आप थोड़ा सा भी सोचते होंगे या फिर क्वेश्चन पूछने का रखते होंगे जुनून, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इंडेफिनिट प्रोनाउन तो कई हैं, रूल ऑफ वन पे क्यों लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली कई लेक्चर में बोल चुका हूँ कि पहले लैंग्वेज आया बाद में ग्रामर आया, पहले लैंग्वेज आया बाद में ग्रामर आया। तो वन एक ऐसा स्पेशल केस है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, जहाँ पे वन के लिए सारे के सारे फॉर्म बनाए गए। वन का सब्जेक्टिव केस वन होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी वन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, और जो पजेसिव केस होता है, चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव, वो वंस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, बाकी के जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, समवन, एनीवन, मतलब कि लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाने वाले, देखिए लिविंग थिंग्स में के लिए जो यूज होते हैं उनके लास्ट में वन लगा होता है, समवन, एनीवन, नो वन, ठीक है। तो ये लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी के प्रोनाउन होते हैं जिनके लास्ट में थिंग लगा होता है, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये जो होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाने वाले इंडेफिनिट प्रोनाउन है,
समवन, एवरीवन, समवन, एवरीवन, नन। तो ये जो प्रोनाउन है इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो भी प्रोनाउन के फॉर्म होते हैं उन सब के लिए ही का फॉर्म यूज किया गया। मतलब कि अगर मुझे समवन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, अगर हमें समवन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है तो हम लोग वहाँ पे हिज यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? हिज। मतलब कि अगर मैं कोई बात लिखूं, जैसे मैंने बोला कि समवन हैज डन दिस वर्क फॉर हिज प्रॉफिट। ये क्या है? ये सेंटेंस सही है। क्यों हो? क्योंकि समवन जो है यहाँ पे समवन यहाँ पे जो समवन है इसके लिए कोई रूल नहीं बनाया गया है कि इसका रिफ्लेक्सिव केस समवन्स होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका जो फॉर्म बनाया गया है वो हिज ही है। ठीक है, ये ही का ही सब पजेसिव केस लेता है। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट पे, मतलब लाभ पे अधिकार समवन का दिखाना था, तो इसका अधिकार दिखाने के लिए हम लोग जो पजेसिव केस यूज करेंगे समवन के लिए वो ही का फॉर्म होगा, मतलब कि हिज होगा। ऐसे ही अगर जो एवरीवन लिखते तो भी यहाँ पे हिज यूज होता, एवरीवन हैज डन दिस वर्क फॉर हिज प्रॉफिट, तब भी वहाँ एवरीवन के लिए भी यहाँ पे हिज का यूज किया जाता। ठीक है, समवन, एवरीवन, नन के लिए भी यहाँ पे हिज यूज होता। ठीक है, लेकिन अगर जो आपने यहाँ पे समवन की जगह जैसे ही आपने वन लगाया, समवन की जगह जैसे ही आपने यहाँ पे वन लिखा, तो ये जो हिज लगा है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए रूल बनाया गया है कि वन का जो पजेसिव केस होगा वो वंस होगा। क्या होगा? वंस होगा। समझ में आया? जो अदर पजेसिव, जो अदर इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनके उनके लिए जो पजेसिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बनाया गया है वो ही का फॉर्म होता है। समवन के लिए समवन जो होगा, अगर समवन, एनीवन या फिर नन आ गया तो उनके लिए जो पजेसिव केस का यूज करना होगा वो हिज यूज होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बच्चे ये कंफ्यूज कर सकते हैं, समझ में आई ना? ये बात समझ में आई ना? अब दूसरी चीज़ ये कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चे कि सर आपने नाउन जब पढ़ाया था तो उसमें दिखाया था कि जब हमें किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन का अधिकार दिखाना होता है, तो हम उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये एक मैंने रूल लिखवाया था नाउन में कि हम लोग इसका भी यूज करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसका यूज नहीं करते, समवंस ये भी यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था नाउन में कि एवरीबॉडीज जॉब इज नोबडीज जॉब। ये एक इडियम भी है, नोबडीज जॉब। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? कि एवरीबॉडीज जॉब इज नोबडीज जॉब। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था। इसमें देखिए मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है और यहाँ पे भी मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। तो ये नहीं है कि ये गलत है, ये सही है। क्यों सही है? देखिए, आप जब किसी नाउन या प्रोनाउन का अधिकार दिखाते हो, जब आप किसी नाउन या नाउन का अधिकार किसी पे दिखाते हो और फर्स्ट टाइम में ही उसका अधिकार दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा आई स्टोल राम्स बुक। ठीक है, राम्स बुक। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई स्टोल राम्स बुक, तो जब मैं यहाँ पे राम की जगह हिज भी यूज कर सकता था, हिज बुक लिख सकता था, आई स्टोल हिज बुक। लेकिन मुझे यहाँ राम का फर्स्ट टाइम मैंने राम नाउन यूज किया और इसी में इसका अधिकार मुझको बुक पे दिखाना था। तो ऐसी स्थिति में हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन यहाँ है। हमने पहले एवरीबॉडी यूज किया, अब एवरीबॉडी में फर्स्ट टाइम यूज किया और इसी समय हमें इस जॉब पे इसका अधिकार दिखाना था, तब हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। लेकिन अगर जो हमें तुरंत इसका अधिकार किसी पे न दिखाना होता, जैसे मान लीजिए मुझे तुरंत इसके बाद, जैसे मैंने लिखा एवरीबॉडी हैज हिज पेन। ठीक है, अब मैंने ये लिखा कि एवरीबॉडी हैज हिज पेन। अब यहाँ पे मुझे एवरीबॉडी एक बार लिख दिया, तुरंत इसका अधिकार मुझे पेन पे नहीं दिखाना है, बल्कि मैंने इसके बाद एक वर्ब यूज किया कि एवरीबॉडी, सबके पास। अब पेन पे फिर से अधिकार एवरीबॉडी, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते थे एवरीबॉडीज,
अगर जो आप ना एवरीबडीज यहाँ पे यूज कर सकते थे, अगर जो आपने ग्रामर नहीं पढ़ा होता तो डायरेक्ट यूज कर देते वन की तरह, यूज कर देते, एवरीबडी हैज एवरीबडीज पेन लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक बार एवरीबडी यूज किया जा चुका है, तो वहाँ पे हम लोग फिर से इसका यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे ही का फॉर्म हिज। सेम जैसे हम लोग राम वाले में करते थे, जैसे मैंने लिखा राम हैज, अब मैं ये थोड़ी ना लिखूंगा राम्स पेन। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैंने एक बार राम यूज कर लिया, अब मैं इसका प्रोनाउन फॉर्म यूज करूंगा, तो यहां पे मैंने राम्स पेन न लिख के हिज पेन लिखूंगा, राम हैज हिज पेन। समझ में आया? तो हम लोग ऐसा नहीं है कि एवरीबडी का ये वाला फॉर्म नहीं यूज करते हैं, करते हैं। कब? ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम लिखा और उसी फर्स्ट टाइम में हमें उसका अधिकार किसी पे दिखाना होता है, तब एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन अगर जो हमें फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम पे भी अधिकार दिखाना होता है, तो हम लोग एवरीबडीज नहीं बल्कि उसका ही का फॉर्म हिज यूज करते हैं। समझ में आया? कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इतना एफर्ट लगाया हूं, नहीं तो मैं ये बात बहुत ही प्यार से आपको समझा बता के निकल सकता था। समझ में आया? ना समझ में आया इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, ठीक है। ये ऐसा मैं कह सकता था कि मन में कि चलो यार छोड़ो, मैं ये लिखवा दे रहा हूँ वन का फॉर्म, और बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन बच्चे सोचने वाले होंगे वो सोचेंगे, बाकी तो नहीं सोचेंगे, वो तो सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा ये भी यूज होता है और एवरीबडी का ही वाला फॉर्म भी यूज होता है। कब होता है एक बार और समझ लीजिए, जब हम लोग एवरीबडी लिखा और इसके तुरंत बाद हमें किसी पर अधिकार इसका दिखाना होता है, तब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे राम वाले सिचुएशन में था कि मान लीजिए हमें लिखना होता, ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझा रहा हूँ। जब मान लीजिए मुझे लिखना होता राम्स कार, मैंने राम लिखा और राम के तुरंत बाद ही मुझे कार पे अधिकार दिखाना था राम का, राम्स कार इज ओल्ड। मतलब कि अब यहाँ पे देखिए, मुझे कार पे अधिकार तुरंत दिखाना था, तो मैं यहाँ पे हिज कार नहीं लिख सकता था, ठीक है, मुझे लिखना पड़ता राम्स कार इज ओल्ड, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ, क्यों मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया? क्योंकि मुझे राम लिखा, उसके तुरंत बाद ही मुझे किसी पर अधिकार दिखाना था। अगर जो मुझे ऐसा तुरंत के बाद अधिकार न दिखाना होता, बल्कि मुझे यह दिखाना होता राम हैज हिज कार। अब यहां पे मुझे राम लिख दिया, लेकिन मुझे कार यहां पे है और इस पे अधिकार दिखाना है राम का, तो अब मैं राम्स नहीं यूज किया बल्कि हिज यूज किया, ठीक है। सेम सिचुएशन यहां एवरीबडी के जॉब के, जब मैंने फर्स्ट टाइम एवरीबडी लिखा उसके तुरंत बाद मुझको जॉब पे इसका अधिकार दिखाना, तो एवरीबडीज लिखा। लेकिन यहाँ पे मुझे एवरीबडी एक प्रोनाउन की तरह लेना था और यहाँ पे मुझे पेन पे अधिकार दिखाना था, तो एवरीबडीज न लिख के हिज यूज किया। सेम समझ में आए? ये दोनों एक तरीके से लीजिएगा, ये दोनों एक तरीके से लीजिएगा ये दोनों एक तरीके से लीजिएगा और ये दोनों एक तरीके से लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ये दोनों एक तरीके से, दोनों को एक तरीके से कैसे? देखिए, राम का तुरंत बाद मुझे एक वस्तु पे अधिकार दिखाना था राम का, और फिर मुझे इसका आगे सेंटेंस बनाना था। मुझे एक चीज थी कार पे अधिकार राम का दिखाना था शुरू में ही, ठीक है। तो पहले हमें नाउन की तरह लेना पड़ा राम्स कार इज ओल्ड, ठीक है। तो इसी तरह एवरीबडी, जब एवरीबडी लिखकर तुरंत किसी चीज पे इसका अधिकार दिखाना रहता है तो एवरीबडीज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे मैंने एक बार सब्जेक्ट के रूप में राम ले लिया नाउन, अब आगे चल के मैं वर्ब के बाद कार पे इसका अधिकार दिखा रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे राम्स ने हिज यूज किया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जब हम लोग एवरीबडी के वर्ब लिखने के बाद पेन पर अधिकार उसका दिखा रहे हैं एवरीबडी का, तो हमें एवरीबडीज नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि हिज यूज करना होगा, ठीक है। समझ में आया? तो यही बात थी। लेकिन वन में हिज नहीं, वन से ही आता है। वन का रूल जो मैंने लिखवा दिया वो आप लोग रट्टा मान लीजिए, क्वेश्चन उसी पे आएगा, ठीक है। समझ में आया कि एवरीबडीज कब यूज होगा और हिज कब यूज होगा? जब हमें फर्स्ट टाइम जब सब्जेक्ट की तरह यूज किया और तुरंत उसी सब्जेक्ट का अधिकार किसी चीज पे दिखाना हो तुरंत, तो हम लोग ऐसा यूज करते हैं। लेकिन आगे ऑब्जेक्ट में उसको दिखाना हो या कॉम्प्लीमेंट में उसका अधिकार दिखाना हो, ऑब्जेक्ट में या कॉम्प्लीमेंट में उसका अधिकार दिखाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? हिज का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए,
अब देखते हैं चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए। जब वाक्य में जब वाक्य में जब वाक्य में कंजंक्शन जब वाक्य में कंजंक्शन एज तथा देन का प्रयोग होता है और तुलना का भाव व्यक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें वाक्य के अनुसार उस वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउन को सब्जेक्टिव अथवा ऑब्जेक्टिव केस में रखना होता है। अब केस 1 लिखिए। 2 केस होते हैं इसमें, कब सब्जेक्टिव में कब ऑब्जेक्टिव में रखते हैं ये पहले समझ लेते हैं। केस 1 लिखिए। जब इन कंजंक्शन के पहले, मतलब कि ब्रैकेट में एस तथा देन लिख लीजिएगा। जब इन कंजंक्शन के पहले ब्रैकेट में एस तथा देन कंजंक्शन के पहले तथा बाद में दो ही प्रोनाउन हो। मैं ये आप लोगों को लर्न करने के लिए लिखवा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मैंने बोला लर्न बहुत कम करेंगे हम लोग, जिस पे कोई रूल ही नहीं बनाए, समझेंगे हर चीज़। ऐसा क्यों होता है मैं समझाऊंगा। इन कंजंक्शन के बाद आने वाले दो ही प्रोनाउन हो तो दोनों प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। दूसरा लिखा, आई एम स्ट्रॉन्गर देन हिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप लोग को विजुलाइज करनी होगी बातें। ठीक है, सेकंड केस में ज़्यादा विजुलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई विजुलाइजेशन नहीं है। देखिए, जब किसी दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है, ये रूल है, जब बस दो प्रोनाउन के बीच में तुलना की जाती है तो हमेशा दोनों ही प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखना होता है। तो यहाँ हिम की जगह क्या होगा, ही, और यहाँ पे भी हिम की जगह क्या होगा, ही। ठीक है, तो यही रूल है कि जब बस दो ही, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब दो ही प्रोनाउन का आपस में तुलना की जाती हो तो दोनों को ही सब्जेक्टिव केस में रखते हैं। किसमें रखते हैं, दोनों को ही सब्जेक्टिव केस में। यह इस वाक्य में जो पहला सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो हमें कंपैरिजन किया है वो बस दो प्रोनाउन आई और ही के बीच में किया गया, तो इन दोनों को हमें किस में रखना होगा, सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे भी यही है, तो इन दोनों को किस में रखा, सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट रूल लिखिए। अब मैं जो नेक्स्ट रूल लिखवा रहा हूँ एक बार और समझ लीजिए। जब बस दो ही प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन होता है तो उन दोनों को हमें सब्जेक्टिव केस में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखिए। सेकंड केस, ये ध्यान से समझिएगा। सेकंड केस लिखिए, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में, यहाँ विजुलाइजेशन आपकी बहुत जरूरी है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में
वक्ता के सही भाव को प्रदर्शित करने के लिए। इसमें ट्रिक क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक बता दूंगा, लेकिन अगर जो आपको इंग्लिश फील करना है, समझना है, तो मैं जो बोलूँगा वो आपको समझना होगा, ठीक है। वक्ता के सही भाव को प्रदर्शित करने के लिए हम उन प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में रख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए जो मैं रूल समझा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और उसको थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, आई लव हर मोर देन हिम। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन भी काम आएगा आपको समझने में। दूसरा मैंने लिखा आई लव हर मोर देन ही। मैंने ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, कोई गलत नहीं है। दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे अगर जो आप रूल बनाना चाहें तो सिंपल सा रूल ये है कि जो ये बीच वाला प्रोनाउन होता है ना, यही हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। जो अगर जो आप एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं तो जब तीन प्रोनाउन आपस में एक साथ आ जाएं, और उनमें तुलना का भाव हो, तो बीच वाला हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए और फर्स्ट वाला सब्जेक्टिव केस में हमेशा, क्योंकि वो वही सब्जेक्ट है। वो तो मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि आप सबको पता होना चाहिए कि ये तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। इसको भी हमेशा सब ऑब्जेक्टिव केस में ही रखते हैं, और ये जो लास्ट वाला है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ही सही है। लेकिन ये और ये दोनों का अर्थ बहुत डिफरेंट है। पहले ये बताइए कि मैंने जब आपको समझाया था ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के किए गए एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के किए गए एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, प्यार। आई लव मतलब कि आई काम कर रहा है प्यार करने का, इसका इफेक्ट हर और हिम दोनों पे पड़ रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों को क्या रखा है, ऑब्जेक्टिव केस में रखा है। तो इससे पता चल रहा है कि आई ने जो प्यार किया है, इन हर और हिम दोनों को प्यार किया है, ठीक है, दोनों को क्या किया है, लव किया है। अब इसमें सब जो सेंटेंस उसमें कहना क्या चाहता है इंसान कि मैं तोड़ के बता रहा हूँ इस बात को। अगर जो मैं लिखा हूँ जो वो बोलूँ तो दोनों में फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ध्यान से समझा रहा हूँ। मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उसको प्यार करता हूँ जितना कि हिम से नहीं करता हूँ। मतलब कि मैं हिम को जितना प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा मैं हर को करता हूँ। ये कहने का यहाँ पे सेंस है कि आई जो है प्यार करने का इफेक्ट हर और हिम दोनों पे पड़ रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्ट होता ही वही है जिसपे सब्जेक्ट का किए गए एक्शन का इफेक्ट पड़ा है। तो लव, आई लव कर रहा है, लव का इफेक्ट हर और हिम दोनों पे पड़ रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि ये दोनों सब ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोर देन हिम का मतलब है कि आई हर को जितना प्यार करता है उतना हिम को नहीं करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है, आई ये कहना चाह रहा है कि मैं उसको ज़्यादा प्यार करता हूँ, किससे, हिम से। मैं हर को हिम से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि आई हर को और हिम को दोनों को प्यार करता है, पर हर को ज़्यादा प्यार करता है हिम से, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें वो जो सेंस है वो अलग है। इसमें सेंस क्या है, यहाँ पे देखिए, ये भी सब्जेक्टिव केस में, मतलब कि दोनों ही एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं, लव। दोनों ही प्यार कर रहे हैं, आई भी कर रहा है, ही भी कर रहा है। किसको कर रहे हैं, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है प्यार करने का, हर के ऊपर। मतलब कि आई भी हर को प्यार करता है, ही भी हर को प्यार करता है। पर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आई जितना प्यार हर को करता है उससे कम प्यार ही करता है हर को।
मतलब कि ही जितना प्यार हर को करता है उससे ज़्यादा प्यार आई और हर को करता है। समझ में आया? दोनों के सेंटेंस में, दोनों के सेंस में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे प्यार करने का काम आई और ही दोनों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्यार करने का काम बस आई कर रहा है, लेकिन जिसको कर रहा है वो दो लोग हैं, हर और ही। और ये पता कैसे चलता है? ऑब्जेक्टिव केस में रहने से पता चल रहा है कि जो लव हो रहा है ये इन दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। पर यहाँ पे दोनों सब्जेक्टिव केस में इसका मतलब कि लव करने का काम आई और ही दोनों कर रहे हैं और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? हर पे। समझ में आया? तो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आई हिम को जितना प्यार करता है उससे ज़्यादा प्यार आई ही बस कर रहा है, आई हिम को जितना प्यार करता है उससे ज़्यादा हर को कर रहा है। ठीक है? और दूसरे वाले में क्या है? आई और ही दोनों प्यार करते हैं, किसको? हर को। लेकिन आई हर को ही से, ही जितना प्यार हर को करता है उससे ज़्यादा प्यार आई हर को करता है। समझ है? तो इसीलिए मैंने बोला था कि विजुलाइज आपको करना पड़ेगा इस चीज़ में, ये चीज़ें समझाई जाती हैं। रट्टा मरवाने में क्या है? ये फर्स्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में, अगर जो आपको क्रैक करना है एग्जाम तो इसको रट्टा मान लीजिए, लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। ये हमेशा फर्स्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आए, किसी में आए सही है, लेकिन ये दोनों हमेशा ये सब्जेक्टिव में ही होगा और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही होगा। ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर। कल का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि कल से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, हुज का जो यूज है वो हम लोग कल से समझेंगे। और याद रखिए, ये बच्चों को, जो बिगिनर होते हैं, जो मतलब दूसरी तीसरी बार पढ़ा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उलझन वाली बात होती है, जल्दी समझ में नहीं आता है। तो कल से आप लोग थोड़ा सा तैयार होकर आइएगा कि आज से थोड़ा दिमाग कॉन्सेंट्रेट एकदम करना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है? तो कल से हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और आप लोग को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ठीक है? जितना आप लोग मुझको मोटिवेट करेंगे, मैं फेमस हूँगा, मेरे में कुछ अरमान होंगे, मेरे मम्मी पापा कहेंगे चलो अच्छा काम किया, कोचिंग किया, कुछ बच्चे जानते तो हैं, आज करता हूँ तो नहीं, कल को सक्सेस होता हूँ तो फिर लोग कहेंगे यार क्या फ़ायदा, फ्री में गए, पढ़ भी लिए, लोग कुछ किए भी नहीं। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाकी मैंने तो आप लोगों को बहुत ही एफर्ट के साथ समझाया। हो सकता है कि जो मैंने ये एवरीबडीज वाला बताया है कि कब एवरीबडी का हिज यूज होगा, कब एवरीबडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, वो वाला हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया हो। तो एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला राम, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका तुरंत अधिकार नहीं दिखा रहा हूँ, आगे दिखा रहा हूँ। राम हैज कंप्लीटेड। अब आप बताइए, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? राम्स वर्क की हिज वर्क? ऑब्वियस सी बात है कि राम अपना ही वर्क कंप्लीट कर रहा होगा, तो मुझे राम्स लिखने की क्या जरूरत है? तो हम लोग हिज यूज करते हैं। ठीक है? ऐसे ही जब हम लोग लिखते हैं एवरीबडी, अब मान लीजिए राम की जगह एवरीबडी है, एवरीबडी हैज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, एवरीबडी हैज कंप्लीटेड। अब ऑब्वियस सी बात है कि वर्क पे एवरीबडी का ही हम लोग वो दिखाएंगे, अधिकार दिखाएंगे, तो यहाँ पे एवरीबडीज न लिख के हिज लिखेंगे। ठीक है? लेकिन समझ आ गया हिज वाला सिस्टम। लेकिन मान लीजिए अब मैं ये लिखता, मान लीजिए मैं ये लिखता हिज कार इज ओल्ड। अब यहाँ पे आपको पता है कि हिज किसके लिए, किस नाउन के लिए यूज किया गया? नहीं पता है किस नाउन के लिए हमें यूज किया है, हिज नहीं पता है, तो डायरेक्ट हिज नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ पे पहले नाउन का अधिकार दिखाना होगा, किस नाउन के लिए। तो हमें यहाँ पे हिज न लिख के राम्स लिखना होगा। ठीक है? इसी तरह अगर जो मान लीजिए मैंने, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एवरीबडीज पहले हमें दिखाना होता है कि किसका अधिकार दिखा रहा है। जो शुरुआत में सेंटेंस के शुरुआत में ये अधिकार दिखाना पड़ेगा, तो पहले दिखाना तो पड़ेगा कि किसका अधिकार दिखाना है। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा एवरीबडीज कार इज ओल्ड। समझ आया? तो जब तुरंत अधिकार दिखाना हो, अभी उस सब्जेक्ट
उस प्रोनाउन या फिर उस नाउन को कहीं इंट्रोड्यूस ना किया गया हो सेंटेंस में, मतलब कि सेंटेंस में राम को यहाँ कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था और तुरंत अधिकार दिखाना एपोस्ट्रोफी एस का। ऐसे ही अगर जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को कहीं इंट्रोड्यूस ना किया गया हो और डायरेक्ट उसी का अधिकार दिखाना हो, तब एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो, फिर आगे चल के उस पर अधिकार, उसका अधिकार किसी को दिखाना हो, तो हिज का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन वन है, वन को छोड़ के। ठीक है, तो ये अब आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन तैयार होकर आइएगा। कल से आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, थैंक यू सो मच।